हेलो एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में हमने इवेपोरेशन के प्रोसेस को देख चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। इसे जानने से पहले चलिए हम एक बार इवेपोरेशन के प्रोसेस को रिमाइंड कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि किसी भी लिक्विड के इवेपोरेट होते समय उसके सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही धीरे धीरे वेपर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे लिक्विड का जो लेयर होता है वो बहुत ही स्लोली घटता जाता है, यानी लिक्विड इवेपोरेट होता रहता है। तो इस प्रकार से इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब देखते हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में कि किन किन कंडीशंस में इवेपोरेशन प्रोसेस का जो रेट है वो बढ़ जाता है और किन कंडीशंस में इनका जो रेट है वो घट जाता है। तो पहला फैक्टर देखते हैं सरफेस एरिया का, यानी लिक्विड का सरफेस एरिया उसके इवेपोरेशन प्रोसेस पर क्या इफ़ेक्ट डालता है। चलिए इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक कप और एक प्लेट में बराबर मात्रा में चाय रखा हुआ है, मतलब जितना चाय इस कप में है उतना ही चाय इस प्लेट में भी है। अब यदि हम आपसे पूछें कि कौन सा चाय पहले ठंडा होगा, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि प्लेट में रखा हुआ चाय जो है वो कप में रखे चाय के मुकाबले पहले ठंडा होगा। और यदि इसके पीछे का कारण हम आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे? सिंपली आप यही कहेंगे कि प्लेट में जो रखा हुआ चाय है वो ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, जिसके कारण ये चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ा देने पर इवेपोरेशन प्रोसेस का जो रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यदि इसका सरफेस एरिया कम है तो ये प्रोसेस सिर्फ इतने से सरफेस से हो रहा होता है। लेकिन यदि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इस सब्सटेंस का इवेपोरेशन इतने एरिया से होता है, जो कि इस वाले एरिया से होने वाले इवेपोरेशन से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन प्रोसेस उतनी ही अधिक तेज़ी से होगी। साथ ही यदि हम इसके दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें किसी गीले कपड़े को सुखाना होता है तो हम उसे फैला देते हैं ताकि वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा एरिया से इवेपोरेट हो सके और कपड़ा जल्दी सूख जाए। सेकंड देखते हैं इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, मतलब कि इवेपोरेशन प्रोसेस पर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो गीले कपड़े हैं, तो इनमें से एक को हमने छाया में और दूसरे को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो हम सभी जानते हैं कि धूप में रखा गया कपड़ा जो है वो छाया में रखे कपड़े के मुकाबले ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इस छाया वाले रीजन के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो धूप में रखे हुए कपड़े पर जो वाटर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन्हें सराउंडिंग से हीट एनर्जी के रूप में ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी आसानी से बढ़ जाती है और पार्टिकल्स जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। जबकि छाया में रखे हुए कपड़े पर के वाटर पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में स्लोली इवेपोरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ के सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, जिससे वाटर के पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कि पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और ये इवेपोरेट होकर आसानी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब थर्ड फैक्टर देखते हैं डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी का, मतलब नमी या उमस बढ़ने या घटने पर इवेपोरेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने कभी ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि कोई भी गीला कपड़ा बारिश के मौसम के मुकाबले गर्मी वाले मौसम में बहुत ही जल्द सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इसे डीपली समझते हैं। इससे पहले चलिए हम एक बार ह्यूमिडिटी यानी कि नमी को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग का जो एयर है वो बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है, जिनमें कि अनेक प्रकार के गैसों के पार्टिकल्स और साथ ही साथ वाटर के भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि वाटर वेपर के रूप में होते हैं। तो बारिश वाले मौसम में हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि इन दिनों में हम कहते हैं कि नमी बढ़ जाती है। लेकिन गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेयर में इन वाटर पार्टिकल्स की मात्रा घट जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नमी घट जाती है। तो यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और ऐसे दिनों में यदि हमने किसी गीले कपड़े को सूखने के लिए छोड़ा है, तो इन कपड़ों पर मौजूद जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इवेपोरेट होने में समय लगता है, क्योंकि आसपास के एटमॉस्फेयर में पहले से ही ज़्यादा मात्रा में वाटर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और साथ ही हमारे आसपास का जो एयर है वो वाटर वेपर के एक निश्चित अमाउंट को ही होल्ड कर पाता है।
तो मान लीजिए कि यदि यहाँ के सराउंडिंग में सिर्फ इतने ही वाटर पार्टिकल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है, यानी इससे ज़्यादा इन पार्टिकल्स को ये होल्ड नहीं कर सकता है, तो कपड़े पर मौजूद वाटर के पार्टिकल्स तभी इवेपोरेट हो सकेंगे जब यहाँ के कुछ पार्टिकल्स यहाँ से मूव कर जाएं, ताकि इवेपोरेट होने वाले पार्टिकल्स को कुछ स्पेस मिल सके। तो इसी कारण से बारिश वाले दिनों में गीले कपड़े को सूखने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन यदि हम गर्मी के दिनों की बात करें तो इन दिनों में आसपास के एयर में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि इन दिनों में नमी घट जाती है। तो ऐसे दिनों में इवेपोरेट होने वाले पार्टिकल्स के लिए आसपास के एयर में काफ़ी स्पेस होता है, जिससे ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कपड़ा जो है वो जल्दी सूख जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी में कमी आने से इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर हम देखेंगे विंड स्पीड में इंक्रीमेंट का। मतलब यदि आसपास के एयर की स्पीड ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि हमने देख चुका है कि किसी भी लिक्विड के इवेपोरेट होते समय इसके पार्टिकल्स आसपास के एयर में मिलने लगते हैं, और साथ ही हमने ये भी समझा है कि सराउंडिंग के एयर्स में इन पार्टिकल्स के लिए जितनी ज़्यादा स्पेस होगी इवेपोरेशन की रेट उतनी ही बढ़ेगी, मतलब पार्टिकल्स आसानी से इवेपोरेट हो सकेंगे। तो मान लीजिए कि यदि कोई भी लिक्विड, एग्जाम्पल के लिए वाटर, यदि इवेपोरेट हो रहा होता है तो इनके पार्टिकल्स सराउंडिंग के एयर्स में मिलने लगेंगे, और यदि नमी ज़्यादा हो, मतलब सराउंडिंग के एयर्स में इन पार्टिकल्स का अमाउंट ज़्यादा हो, तो इवेपोरेट होने वाले पार्टिकल्स की रेट घट जाएगी, क्योंकि इन पार्टिकल्स के लिए आसपास के एयर में स्पेस कम है। अब यदि यहाँ से पास होने वाले एयर की स्पीड बढ़ जाए तो ये पार्टिकल्स इन एयर के साथ यहाँ से मूव कर जाएंगे, जिससे कि यहाँ के एयर्स में इवेपोरेट होने वाले पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और इस वाटर के पार्टिकल्स आसानी से इवेपोरेट हो सकेंगे। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि यदि आप किसी गीले कपड़े को ह्यूमिड डे में सुखाना चाहते हैं तो आप इसके सामने किसी फ़ैन को चालू कर देते हैं, जिससे कपड़े पर के पार्टिकल्स आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं और कपड़ा जो है वो जल्द ही सूख जाता है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हवा की स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर आसपास के वाटर पार्टिकल्स हवा के साथ मूव कर जाते हैं, जिससे कि इवेपोरेट होने वाले पार्टिकल्स आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये थे इवेपोरेशन के प्रोसेस को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स जिन्हें हमने डिस्कस किया। तो चलिए एक बार हम इन्हें रिमाइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ इवेपोरेशन के प्रोसेस को प्रभावित करने वाले टोटल 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया, जिनमें पहला था सरफेस एरिया का, जिसमें हमने देखा कि सरफेस एरिया बढ़ जाने पर इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। सेकेंड फैक्टर हमने देखा था इंक्रीज़ इन टेम्परेचर का, और इसमें हमने जाना था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ कर जाता है। थर्ड फैक्टर देखा था डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी का, जिसमें हमने ये कहा था कि ह्यूमिडिटी में कमी आने से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज़ कर जाता है। और लास्ट फैक्टर था इंक्रीज़ इन विंड स्पीड का, जिसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि विंड के स्पीड में इंक्रीमेंट से इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में समझा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि कैसे इवेपोरेशन से कूलिंग यानी कि ठंडक उत्पन्न होती है। जैसे कि यदि किसी सरफेस पर का पड़ा हुआ पानी इवेपोरेट हो जाए तो वहाँ ठंडक आ जाती है, यानी वो सरफेस जो है वो ठंडा हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को अब यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक्स।